अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, ज़रूरी शोबे में आम तौर पे गैर मियारी ज़रूरी अद्वियात के बारे में हमेशा बात होती रहती है कि ये एक बड़ा मसला है। काश्तकार तंजीमों के नुमाइंदे ये इल्ज़ाम आयद करते रहते हैं कि इसकी वजह से काश्तकारों को नुकसान पहुँचता है। कैसे ये मसला है भी सही या नहीं, किस हद तक उनकी बात दुरुस्त है और किस हद तक थोड़ी सी शायद उसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है, तो हम आज अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे इसी मौजू पर कि ज़रूरी अद्वियात की क्वालिटी को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है और किस हद तक फार्मर्स और प्राइवेट सेक्टर और ख़ुद हुकूमत इस इशू को देखती है और क्या देखना चाहती है। हमें आज इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इशफाक राही साहब हैं, ज़रूरी कीमियादान हैं और मुल्तान में जो पेस्टिसाइड्स क्वालिटी कंट्रोल लैब है उसके इंचार्ज हैं। हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल हैं PCPA के राव शाहिद अख्तर साहब, जो प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरी अद्वियात के हवाले से नुमाइंदगी इस प्रोग्राम में कर रहे हैं, और हमारे साथ इफ्तिखारुल हसन साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ज़रूरी इशूज़ के ऊपर उनकी नज़र रहती है। तो सबसे पहले मैं इशफाक राही साहब आपसे बात करूँगा कि किस तरह आपका जो मुल्तान की लैब है वो काम कर रही है और किस हद तक आपकी जो परफॉर्मेंस है आप समझते हैं कि आप अपना एक बेस्ट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखें, मुल्तान पेस्टिसाइड क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्री जो है, पहले मैं इसका थोड़ा सा मुख्तसर तारफ़ आपको करवा दूं कि ये मुल्तान डिवीज़न और डेरा गाजी खान डिवीज़न्स को कवर करती है। इन डिवीज़न्स में जो हमारा पेस्ट वार्निंग का विंग जो काम कर रहा है, उनके जो नॉमिनेटेड एग्रीकल्चर जो इंस्पेक्टर्स हैं वो वहाँ से सैंपल्स लेके हमें भेजते हैं। एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस के तहत हमारा मैंडेट, जो हमारे फ़राइज़ हैं वो ये हैं कि जो सैंपल्स ये महकमा हमें भेजता है, हम उसकी क्वालिटी को आलमी मयार के मुताबिक टेस्ट करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान पेस्टिसाइड क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्री ISO सर्टिफाइड है और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ये मीट करती है और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बैनुल अक़वामी तौर पर उसको माना जाता है, वो ऑथेंटिक हैं। तो रही बात कि हम किस हद तक इसमें कामयाब हुए हैं या जैसे भी है, इस लेबॉर्ट्री ने जो गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से गाहे बगाहे एंटी अडल्ट्रेशन कैंपेन के नाम से काम शुरू किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इस लेबॉर्ट्री ने बहुत अच्छा अपना किरदार अदा किया है। दिन रात की मेहनत के साथ जो हमारे पास सैंपल आते हैं हम उनको टेस्ट करते हैं और जल्द अज़ जल्द, पहली फुर्सत कह लें या जल्द अज़ जल्द, हम उसकी रिपोर्ट को इशू करते हैं, और जिससे ये होता है कि अगर कोई सैंपल गैर मयारी करार दिया गया है तो महकमे को आसानी रहती है कि वो उन कल्प्रेट्स या 2 नंबर लोगों के ख़िलाफ़ बर वक्त कार्रवाई कर सके। सही। अच्छा राव साहब, आपने फाइन जैसे ही बात कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स के हवाले से जो इंस्पेक्टर्स हैं पेस्ट वार्निंग के, वो नमूने लेते हैं, वो इन्हें भिजवाते हैं, ये एक सर्टन टाइम में उनकी रिपोर्ट इशू करते हैं कि फ़िट है या अनफिट है, ये से इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर को शिकायत क्या, इस तरह की शिकायत इल्ज़ाम लगता रहता है, क्यों लगता है और ये सही भी है या नहीं? थैंक यू वेरी मच जी रिजवानी साहब। सबसे पहले तो ये है कि इशफाक राही साहब ने भी बता दिया कि क्वालिटी कंट्रोल लैब्स जो हैं वो किस म्यार की हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ISO सर्टिफाइड लैब्स हैं और आलमी म्यार के मुताबिक सैंपल्स को टेस्ट करती हैं। अब देखना ये है कि पेस्ट वार्निंग जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि फ़लाँ जगह से सैंपल करना है, फ़लाँ से नहीं करना, बल्कि उनको कहा जाता है कि तूने इस महीने के अंदर इतने नंबर ऑफ़ सैंपल्स करने हैं सर। तो वो नंबर ऑफ़ सैंपल्स वो करते हैं। पहले पंजाब में सैंपल्स होते थे कोई 6000 के करीब, 7000 के करीब। अब माशाल्लाह ये कोई 11-12 हज़ार सैंपल्स जो हैं पंजाब से होते हैं। तो इसकी आप ये कह लें कि जो नंबर ऑफ़ सैंपल्स है वो आलमोस्ट डबल के करीब हो गए हैं। लेकिन
लकीली जो पेस्टिसाइड सेक्टर के लिए मैं समझता हूँ कि रेशो जो है अनफिट सैंपल्स की, उसमें तो कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, वो तो ऑलमोस्ट वहीं पे रेंज करती है। इसका मतलब ये है कि पेस्टिसाइड की जो क्वालिटी है, जो जो टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है, आलमी म्यार के मुताबिक चेक किया जाता है उसको, तो उसमें तो रेशोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। अब सवाल आ जाता है कि जी ये 2 नंबर काम बड़ा होता है जी, 2 नंबर पेस्टिसाइड बहुत बिकती हैं। अब देखना ये है कि ये कहाँ से रेज़ होता है, कैसे रेज़ होता है और ये क्यों होता है। उसके अंदर नंबर 1 ये है कि ज़िम्मेदार बेचारा गरीब आदमी है, वो जाहिर है कि वो बहुत ज़्यादा नो हो नहीं रखता, तो उसके पास अगर वाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं होगी तो उसने यही कहना कि 2 नंबर दवाई है, उसने ये तो नहीं कहना 1 नंबर दवाई है, क्योंकि उसका पेस्ट नहीं मरा। पेस्ट ना मरने के अंदर बहुत सारी रीज़न आ जाती हैं। हमारा अनलकीली मैं कहूँगा कि हमारा जो डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है या एग्रीकल्चर का जो रोल होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए और अच्छी पैदावार लेने के लिए, अच्छी पैदावार के अंदर अगर पेस्टिसाइड अच्छी पैदावार दे सकती हैं सिर्फ, तो बाकी चीज़ें तो सारी ख़त्म हो गई। हालांकि पेस्टिसाइड का तो अच्छी पैदावार के अंदर बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, इसका रोल होता है पेस्ट को कंट्रोल करने के अंदर जी। तो अच्छी पैदावार लेने के लिए ख़ास तौर पे काटन मैं कहूँगा कि कूच कर गई पंजाब से ख़ास तौर पे, और हम जिस इलाके में बैठे हैं यहाँ पे कभी बहुत ज़्यादा काटन हुआ करती थी, तो हमें देखना ये है कि ये जो काटन जो नहीं हो रही है इसकी क्या वजह है। हम 1 करोड़ 48 लाख बेल तक, 40 लाख बेल तक भी गए, उस वक्त भी यही पेस्टिसाइड्स थी, ठीक है जी, और ये बड़ी अच्छी पैदावार आ रही थी, बड़ा अच्छा कंट्रोल मिल रहा था। अब भी वही पेस्टिसाइड्स हैं, अब पैदावार हमारे पास नहीं आ रही, अब सफ़ेद मक्खी कंट्रोल नहीं होती। तो हमें जो बेसिक रीज़न है वहाँ तक जब तक हम नहीं जाएंगे और ये कहते रहेंगे जी 2 नंबर दवाइयाँ ये है वो है, उस वक्त तक ये प्रॉब्लम हल नहीं हो सकता। और ये बड़ा वाज़ेह है कि हमारी कपास पे वाइट फ्लाई कंट्रोल क्यों नहीं होती और हमारी पैदावार अच्छी क्यों नहीं आती। अब इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जितने डिबेट्स हो चुके हैं, मज़ीद डिबेट की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेसिक रोल जो मैं समझता हूँ, या मैं नहीं समझता, अब तो फॉरेनर्स भी आए, नील फॉस्टर आया, वो भी रिपोर्ट लिख के दे गया कि हमारे पास वैरायटी कोई नहीं है। सही, हमारे ऑस्ट्रेलिया की मिसाल मैंने ऑलरेडी भी एक प्रोग्राम में आपको दी थी कि वहाँ पे वैरायटीज़ कितनी है कॉटन की, 2, नंबर ऑफ स्प्रेज कितने होते हैं, 2, पैदावार कितनी आती है 60 मन फी एकड़। मैं ये बिल्कुल मुबर्रा नहीं होना चाहता कि पेस्टिसाइड का कोई रोल नहीं है, पेस्टिसाइड का रोल है, लेकिन सबसे बड़ा रोल जो है वो कॉटन वैरायटी का है, और कॉटन वैरायटी की ही वजह से पेस्ट ने कंट्रोल होना होता है और पेस्ट ने कंट्रोल नहीं होना होता। सही। अच्छा, आपने बड़ी खूबसूरती से ना पेस्टिसाइड्स से स्विच किया है सीड्स की तरफ कि इशू सीड का है। इफ्तिखार साहब, आप समझते हैं कि इशू पेस्टिसाइड्स का है या सीड का है, जिस वजह से ग्रोअर मुसलसल पिछले कई बरसों से एक दबाव में है और एक जनरल परसेप्शन ये बनती है कि शायद अद्वियात उस क्वालिटी की नहीं है, और या ये है कि जी उसमें मिलावट होती है। तो मतलब क्या, मतलब आप इस सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? शुक्रिया जमशेद साहब, आपने आज बड़ा अहम टॉपिक जो है, ये किसानों का वो टॉपिक है जिससे किसान शदीद परेशान है। वैसे तो किसान हर टॉपिक पे परेशान है, लेकिन ये जो पेस्टिसाइड का आप आज टॉपिक पे बात कर रहे हैं, राही साहब भी हैं और राव साहब भी बैठे हुए हैं, ये इंतहाई अहम टॉपिक है सर। क्योंकि फसल कोई भी हो, कपास अकेली नहीं, जिस भी फसल की आप बात करेंगे तो पेस्टिसाइड उस पर इस्तेमाल होती है, ठीक है। राव साहब ने बात की है कि पेस्टिसाइड का रोल इतना नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पेस्टिसाइड का रोल भी इंतहाई अहम है सर। और जिस तरह राही साहब कह रहे थे कि हमारी लेबॉर्ट्री ISO सर्टिफाइड है और इंटरनेशनल मयार की है, इनकी बात अपनी जगह दुरुस्त है हुई, लेकिन जब तक किसान मुतमिन नहीं होगा इनकी लेबॉर्ट्री का कोई फ़ायदा नहीं है। सही। किसान के जहन में यह है कि ये लेबॉर्ट्री वाले बैठ के पेस्टिसाइड वालों से पैसे लेके इनके सैंपल जो है वो फिट कर देते हैं, जबकि फील्ड में उनकी जो पेस्टिसाइड है उसका कोई असर नहीं होता। मकसद है कि वाइट फ्लाई की जिस तरह, मतलब आप जो एक आम तासुर है, बिल्कुल है, और आप उस असुर को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल है, आप बिल्कुल है, आप सर्वे करके देखें, किसान
बाकी जगहों पे परेशान होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा वो इस बात पे जोर देता है कि पेस्टिसाइड 2 नंबर हमें मिलती है। ये 2 नंबर। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा प्लीज 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 सर। देखिए, अब पीसीपीए का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने सुन लिया, इनकी बात भी दुरुस्त है कि ये अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि पेस्टिसाइड 1 नंबर दें, दवाई बेहतर हो, लेबॉर्ट्री भी मौजूद है, टेस्ट भी पहले से ज़्यादा होते हैं, और जो टेस्ट होते हैं वो सारे सैंपल भी फिट होते हैं, बहुत कम रेशो है, 2-3% ऐसे हैं जो अनफिट होते हैं, मैक्सिमम जो है वो फिट हो जाते हैं, और 2-3% ना होने के बराबर हैं। ये अपनी जगह मुतमिन हैं, लेबॉर्ट्री वाले भी मुतमिन है कि उनकी लेबॉर्ट्री इंटरनेशनल मयार की है। मुतमिन नहीं है तो वो सिर्फ किसान नहीं है। अब इन तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे जो असल मेन स्टेक होल्डर है उसका इत्मीनान होना ज़रूरी है। इन दोनों का मुतमिन होना तो कोई ज़रूरी नहीं है। वो किसान कैसे तो वही हो? करें आप क्या देखते हैं, वो कैसे हो? सर देखें, पेस्टिसाइड अब जितनी पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल हैं, या जितनी हमारी यूटिलाइजेशन है, जितनी इस्तेमाल होती है, जिस भी फसल पर होती है, उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त ख़त्म हो चुकी है। पुरानी वही टेक्नोलॉजी चल रही है, नई टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट का काम है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के साथ साथ पीसीपीए का भी एक रोल होना चाहिए, जिस पर ये कहें कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको छोड़कर नई टेक्नोलॉजी मंगाई जाए। देखिए, किसान तो आज भी 15-16 से स्प्रे करता है बेचारा कपास पे, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो है। अच्छा, आपने क्योंकि टेक्निकल बात की है इफ्तिखार साहब, तो मैं इशफाक राही साहब आपसे बात करूँगा कि ये नंबर 1, ये अनफिट कौन सी दवाई होती है? इन्होंने कहा जी 1 नंबर दवाई होती है। ये क्या वाकई दवाई में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर होती हैं? और क्या आप समझते हैं कि स्टैंडर्ड्स आप क्या रखते हैं आपके नज़दीक, आप कैसे देखते हैं? इफ्तिखार साहब ने कहा कि दवाई 1 नंबर होती है, और मुझे इससे ख्याल आया इसका मतलब 2 या 3 नंबर होती है। इफ्तिखार साहब से सवाल है, लेकिन मैं पहले आपसे पूछ लेता हूँ, फिर मैं इफ्तिखार साहब की तरफ से भी पूछूँगा। देखिए, मैं इफ्तिखार साहब की बात को आगे बढ़ा कर चलता हूँ जी। हम भी इस मुआशरे का हिस्सा हैं जी। वाकई ज़िम्मेदार मुतमिन नहीं है, हमें इस बात का पता है। ये आप मान रहे हैं कि जिम्मेदार मुतमिन नहीं और है? हम ये सब बात तीनों अपनी आगे जगह मानते हैं। पर वैसे ही एक अटल हकीकत है कि 2-3% से ज़्यादा अनफिट की तनासब परसेंटेज नहीं नहीं है। लेकिन इफ्तिखार साहब ने ख़ुद ही ये फरमा दिया कि वो दवाइयाँ जो हैं वो वाइट फ्लाई के अगेंस्ट, सफ़ेद मक्खी के अगेंस्ट, वो उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं है। वाइट फ्लाई में आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो असर नहीं करती। अच्छा, मैं इसकी थोड़ी सी, अगर आप इजाज़त दें तो इसकी तफसील में जाऊंगा कि यही दवाइयाँ हैं जो कि जब हमारी कपास काश्त होती है मई, जून, जुलाई में, तो वो उस वक़्त से लेकर अगस्त, सितंबर तक ये दवाइयाँ उस थ्रिप्स को, उसके सब्ज़ तेले को, उसके बाकी चीज़ों सबको वो कंट्रोल करती हैं। उस वक़्त तो दवाइयाँ कामयाब होती हैं। इसके बराबर में अगर हम दूसरी फसलात को देखें, मकई को देखें, या मल्टी क्रॉप एरियाज़ जहाँ पे सब्जियां काश्त होती हैं, वहाँ भी वो दवाइयाँ, और हमारी पैदावार उन चीज़ों में बढ़ी है। इसी तरीके से राइस में हमारी पैदावार बढ़ी है, दवाइयाँ तो वही होती हैं वहाँ भी। अच्छा, जब हम अगस्त सितंबर हमारा क्रॉस होता है तो हमारी कपास जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, तनज़ली की तरफ जाना शुरू हो जाती है। फिर मैं उनकी बात की तरफ आता हूँ कि वाइट फ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा। लेकिन इस बेस पर अगर ये कहें कि दवाइयाँ 2 नंबर हैं, ये गलत है। इसकी मैं नफ़ी करूँगा स्ट्रांगली कि दवाई तो ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी चीज़ को मारने के लिए सही हथियार इस्तेमाल नहीं किया तो उसमें हथियार का कसूर नहीं है। सही। अच्छा, सही हथियार जी। क्या हो सकता है, जी। इस पे बात करते हैं, जी। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन, और दोबारा इसी मौजू पर बात जारी रखेंगे। ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं ज़रूरी शोबे में सबसे अहम फैक्टर, और वो है पेस्टिसाइड्स का। उस पर हमारा मौजू है। राही साहब, आप बात कर रहे थे कि मौसर हथियार की। क्या हमारी लैब्स सिर्फ इस हद तक हैं कि वो नमूनों को रिपोर्ट करती हैं, या वो एडवाइस भी कर सकती हैं किसी को कि क्या होना चाहिए? आपकी एडवाइस क्या होती है? और ये जो हथियार है मौसर, वो आप उसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं? देखें, पहले तो आपने एक मुझे सवाल किया था, वो उसका मैं जवाब नहीं दे पाया उस वक़्त, कि हम किसी दवाई को, पेस्टिसाइड को फिट या अनफिट कैसे डिक्लेयर करते हैं। देखें, मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि हम
इंटरनेशनल मयार के मुताबिक हम काम करते हैं। तो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएनओ का एक ज़ैली इदारा है। उन्होंने जो स्टैंडर्ड दिए हुए हैं हम उनको फॉलो करते हैं। उनके मुताबिक अगर उसके अंदर उसका जहर या उसकी जो फिज़िकल कंडीशन है उसमें कोई कमी हो तो हम उसको कहते हैं। अब आप जो बात करना चाह रहे हैं मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ कि दवाइयों की जो अनफिट होना है वो दो किस्म का होता है सर। एक तो वो है कि जिसको हम सब स्टैंडर्ड बोलते हैं, यानी जो मयार होना चाहिए उससे थोड़ा बहुत उसका फ़र्क है, Compromised है। उसके बहुत सारे अवामिल हैं। मसलन गर्मी ज़्यादा होगी, उसकी स्टोरेज कंडीशन सही ना होगी, या फार्मूलेटर से उसमें कोई टेक्निकल कोई ऐसी गलती हो गई, या डीलर के पास वो दवाई बहुत ज़्यादा कैबिन में धूप में रखी गई जो कि टेम्परेचर को बर्दाश्त ना कर पाए, उसमें फ़र्क आ गया, उसको हम सब स्टैंडर्ड बोलते हैं। अब जो बात उसके बाद एक जो हम अनफिट की कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं एडल्ट्रेटेड, जिसके अंदर डेलिबरेटली दानिस्ता तौर पर वो दवाई बनाई 2 नंबर गई होती है। सही। अच्छा सॉरी, मैं आप कहते हैं 2 से 3% तक अनफिट मूल होते हैं, उसमें से कितने डेलिबरेटली बनाए गए होती है दवाई? अच्छा, वो कितने परसेंट आपके नमूनों में आते हैं? मैं उस पॉइंट की तरफ आना चाह रहा था। देखें, महकमा जो पेस्ट वार्निंग वाले हैं वो कुछ सैंपल्स अपने जो है इंटेलिजेंस बेस भी लेते हैं, रेड्स भी करते हैं। तो देखा ये गया है जो इंटेलिजेंस बेस सैंपल्स होते हैं उनके अंदर जो उनके अनफिट होने की जो शरह भी ज़्यादा है और उसके अंदर वो अडल्टेटेड भी ज़्यादा होते हैं जो इंटेलिजेंस बेस हाँ होते हैं। यस। अब देखें 2-3% टोटल है। अगर हम इस इंटेलिजेंस बेस को या रेड को एक साइड पे कर दें तो हमारी जो सब स्टैंडर्ड की जो अनफिट परसेंटेज है वो तो रह ही पॉइंटों में जाती है। सही। इस 2-3% के अंदर उसका हिस्सा शामिल है जो कि अडल्ट्रेटेड की शक्ल में हमारे पास आती है। सही। सर जमशेद साहब, यहाँ मैं तो एक बात करना चाहूँगा, ये राई साहब का मौक़िफ़ अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मैं ये समझता हूँ एज ए जर्नलिस्ट या जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, जो बड़े ग्रुप्स हैं वो तो जानबूझ के कोशिश कभी नहीं करते कि उनकी दवाई सब स्टैंडर्ड हो, ठीक है, क्योंकि उनका इतना बड़ा स्टेक लगा पड़ा होता है, हर चीज़ स्टेक पे लगा के बिज़नेस करते हैं। लेकिन मसला है, ये जो भी कहते रहें, राई साहब कहते रहें या ये राव साहब कहते रहें, मसला ये भी मौजूद है कि जाली अद्वियात का कारोबार भी होता है। सही। वो होता इस तरह है, ये जो सैम्पलिंग होती है, पेस्ट वार्निंग सैम्पलिंग करते हैं, ये इन तमाम बड़े ग्रुप्स की करते हैं। बाकी इंटेलिजेंस बेस उस पे जो करते रेड्स के हैं, जरिए होते हैं। हाँ। वो सारे प्लांटेड होते हैं। अच्छा, वो प्लांटेड होते हैं, ठीक है। वो अपनी कार्रवाई डालने के लिए साल में सीज़न में जब ऊपर से कोई प्रेशर आता है तो 1-2 इस तरह के केसेस बना लेते हैं। जो जाली कारोबार करते हैं उनके सैंपल होते ही नहीं, वो अच्छा, बड़े शहरों में काम नहीं करते, सही। वो ऐसे इलाकों में काम करते हैं या ऐसी जगहों पे करते हैं, या कुछ लोग ऐसे मुलविस होते हैं महकमे के, तो जिनकी आशीर्वाद से वो कारोबार कर रहे होते हैं। उनका काम, आप महकमे कह रहे हैं, कौन सा महकमा? देखिए महकमा पेस्ट वार्निंग अब अकेला नहीं है। अच्छा, उसके साथ अब एक्सटेंशन वाले भी जो है ना, वो भी सैंपल करने का अख्तियार उनके पास भी मौजूद है, एक्ट के तहत, जी, पेस्टिसाइड्स एक्ट वो भी कर रहे हैं। मगर साहब इस वक्त सिर्फ पेस्ट वार्निंग पे हम इल्ज़ाम नहीं दे सकते, ये जो दूसरा महकमा ज़राअत तोसी है जी, वो भी करते हैं। तो ये जो जाली अद्वियात का जो बात हम करते हैं या जहाँ भी बात होती है या देहातों में होती है या जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी एक हद तक बात दुरुस्त है और मौजूद है। जो इनके पास सैम्पलिंग होकर पहुँचती है लेबॉर्ट्री में, वो तकरीबन वो लोग होते हैं जो बड़ा बिजनेस करते हैं और वो कभी इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते क्वालिटी पे, क्योंकि उनका इतना बड़ा बिजनेस होता है। और अच्छा, आपके ख्याल में, चले मैं इससे पहले कि मैं राव साहब से बात करूं, कितने परसेंट इस वॉल्यूम में जो भी ज़राअत में इस्तेमाल होता है अडल्ट्रेशन का हिस्सा है? देखिए जमशेद आपके ख्याल में अंदाज? हाँ, मैं बताता हूँ, इसकी जो मार्केट है वो है रूरल एरियाज़, और वो बेचारे जो उधार लेते हैं, अच्छा, जो उधार लेते हैं वो मजबूर होते हैं जो भी दवाई देते हैं। कितने परसेंट? अगर मेरे पास पैसा है, अगर मैं फ़र्ज़ किया 100 में से आप कितने परसेंट आप समझते हैं कि ऐसा अडल्ट्रेशन सीजन में तो धोखा खा रहा है? देखिए जब सीजन होता है ना, 15-20% इसका काम होता है। 15-20% राव शाहिद साहब, आप समझते हैं कि वाकई इस इंडस्ट्री में ख़ासतौर पे पेस्टिसाइड्स जो फ्राहम करने वाले इदारे हैं आप जैसे, आप समझते हैं कि
आपकी एक तंजीम है, आपके इल्म में भी आता है कि जो इस तरह के लोग हैं इसमें मुलविस, खुद आपका भी काउंटर चेक है, या आप समझते हैं कि नहीं इल्ज़ाम ज़्यादा है? बात कम है, ये तो कह रहे हैं 15 से 20% अडल्ट्रेशन है पेस्टिसाइड्स में। साहब देखिए सर, इसके अंदर ये इफ्तिखार साहब ने काफ़ी डिस्कशन की इसके ऊपर, चीज़ों के ऊपर, तमाम एस्पेक्ट्स जितने भी हैं कवर किए हैं। इसके अंदर देखें कि एक बात तो इन्होंने वाज़े तौर पे कही है कि जितने भी पेस्टिसाइड का काम करने वाली कंपनीज़ हैं, जिन्होंने ऑफिसेज बनाए हुए हैं, जो मार्केट के अंदर बैठे हैं, मार्केट में प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, वो कभी सोच भी नहीं सकते कि हम 2 नंबर काम करेंगे। वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अरबों रुपए का क्रेडिट होता है और कंपटीशन है, कैसे कर सकते हैं। आज तक बिज़नेस मॉडल को ही नहीं चेक किया गया कि जो लोग इस तरह के 2 नंबर काम करते हैं उनका बिज़नेस मॉडल है क्या। मैंने खुद एक साल में 11 रेड करवाए थे, 11 के 11 कामयाब करवाए थे, FIR करवाई थी और वो बंदे छुड़ के चले गए थे। ठीक है, तो हम तो खुद इस चीज़ के पीछे हैं कि ये जो 2 नंबर माफिया जो है इसको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए इसके ऊपर, और उनको कोर्ट से छुड़ना नहीं चाहिए, उनको सजाएं होनी चाहिए। लेकिन अनलकीली वो छूट जाते हैं, रिलीफ मिल जाता है उनको, चले जाते हैं, दोबारा फिर काम शुरू कर देते हैं, और वही लोग हैं, उनको कौन नहीं जानता। दूसरी बात ये आ गई, मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि बड़े प्लांटेड लोग आते हैं CCMG में भी, वैसे भी बातें करने के लिए, और अगर किसी दूसरे मुल्क में आके इस तरीके से बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि उस बंदे को सज़ा भी हो जाए। लेकिन अनलकीली हमारे पास तो खुद प्लांटेड लोग भेजे जाते हैं कि आपने इस पे बात करनी है, क्योंकि आज मेरे डिपार्टमेंट पे बात आ जानी है तो आपने पेस्टिसाइड की तरफ रुख मोड़ देना। तो लोग जो है तमाम चीज़ों को पेस्टिसाइड की तरफ मोड़ देते हैं। मैं क्योंकि बात करने में बड़ा ब्लंट हूँ सर, जितनी डिस्कशन हमारी पेस्टिसाइड 2 नंबरी पे होती है, अगर अल्लाह करे कि आप लोग भी और बाकी लोग भी इस चीज़ को समझ जाएं कि इतनी डिस्कशन 2 नंबर सीट पे होनी शुरू हो जाए, तो सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि जो ज़िम्मेदार का जो बड़ा गर्क हुआ है वो 2 नंबर सीट की वजह से हुआ। ठीक है, उस पर कभी डिस्कशन नहीं हुई। और CCMG की मीटिंग्स के अंदर ही मैं कहता हूँ प्लांटेड बंदे आते हैं, कानून पास होना चाहिए असम्बली से कि अगर ये साबित हो जाए सर कि इसने बंदे ने डायरेक्शन गलत की है पूरी इसकी मीटिंग की, या जिस ऑब्जेक्टिव के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, तो वहाँ पे कानून पास होना चाहिए गवर्नमेंट से कि उसको लाजमी तौर पे सज़ा होनी चाहिए अगर ये साबित हो जाए कि ये बंदा प्लांटेड है और ये कहाँ से बात कर रहा है। ठीक है, और ये साबित करना कोई मुश्किल काम नहीं है। नंबर 2 चीज़, कपास पे जब भी डिस्कशन आएगी पेस्टिसाइड की, पेस्टिसाइड 2 नंबर हो जाएगी। वो इसलिए हो जाएगी कि ज़िम्मेदार को कंट्रोल नहीं मिल रहा। वो तो बेचारा अनपढ़ है ना, उसने तो कहा ना मुझे कंट्रोल नहीं मिला, दवाई की थी, दवाई जाली है। आप देखें कि मेज़ की पैदावार 40 मन से 100 मन तक पहुंच गई, राइस की पैदावार 35-40 मन से 80 मन तक पहुंच गई, आपकी वेजिटेबल्स इंक्रीज़ होगी, आपकी 12-13 मन होती थी वीट आपकी इंक्रीज़ होगी, आपके ऑर्चर्ड्स की पैदावार इंक्रीज़ होगी। कपास के अलावा कौन सी ऐसी क्रॉप है जो कि पेस्टिसाइड्स के बगैर होती है? आपको कोई नॉट ए सिंगल क्रॉप आप नाम ले सकते हैं। सारी क्रॉप्स के ऊपर यही पेस्टिसाइड यूज़ होती हैं। पैदावार बढ़ रही है, अगर पैदावार कम हो रही है और कंट्रोल नहीं मिल रहा और 2 नंबर दवाई का नाम लिया जाता है, तो वो कॉटन है सिर्फ। सही। तो कॉटन पे हमें डेप्थ में जाके ये देखना चाहिए कि एक्चुअल हकीकत हकायक क्या है, कॉटन कैसे हमारी बाहर चली ख़त्म हो गई है। आप देखें कि सिंपल से मैं मिसाल लेता हूँ कि हाइब्रिड सीड हमारा राइस के अंदर बाहर से आता है, पैदावार बढ़ गई, वेजिटेबल्स का बाहर से आता है, पैदावार बढ़ गई। ठीक है, मेज़ का हाइब्रिड सीड बाहर से आता है, पैदावार बढ़ गई, फॉडर का हाइब्रिड सीड बाहर से आता है, पैदावार बढ़ गई, वेजिटेबल्स का आ गया बाहर से हाइब्रिड पैदावार। कपास के हाइब्रिड सीड के ऊपर पाकिस्तान में आने पे क्यों पाबंदी है? सही। ये सारी चीज़ें लोगों को नज़र नहीं आती हैं कि तमाम क्रॉप्स के अंदर दवाइयाँ 1 नंबर हैं, पैदावार बढ़ रही है, कपास के ऊपर पैदावार घट रही है, दवाइयाँ 2 नंबर हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो हकायक हैं उनको हमें इन प्रोग्राम्स के ज़रिए वो ऊपर लेके आना चाहिए, डिबेट्स होने चाहिए इनके ऊपर कि जी पैदावार कम क्यों हो रही है, वाइट फ्लाई पे कंट्रोल क्यों नहीं मिलता। ठीक है जी, तो हम ये जो जाली का वर्ड है ना, इसको हम देखें कि अदर क्रॉप्स की अगर पैदावार बढ़ रही है तो ये हमारी डायरेक्शन सही नहीं है। हमारी जो डायरेक्शन सही है, मैं आज भी कहता हूँ
कि कॉटन जो है वो दुनिया में 5th और 6th जनरेशन के ऊपर पहुंच गई है। हमारे पास क्राइवन एसी सीड जो जीन हमारे पास आया था सर वो आज तक यूज़ होता रहा, सर ठीक है। उसकी जब पेटेंसी ख़त्म हो गई, उसका काम ख़त्म हो गया, उसकी एफिकेसी ख़त्म हो गई, कपास ख़त्म हो गई, दवाइयाँ 2 नंबर हो गई। उससे पहले दवाइयाँ सारी 1 नंबर थी, पूरे सारी दवाइयाँ 1 नंबर। उससे ज़्यादा चेक एंड कंट्रोल जी सर बैलेंस जो है वो अब ज़्यादा है पेस्टिसाइड के ऊपर, सर सारी चीज़ें ज़्यादा हैं। सर। कोई किसी को मना नहीं करता कि आपने सैंपल नहीं करने, कुछ सही। हमने कभी शोर नहीं किया कि जी ये पहले 6-7 हज़ार सैंपल होते थे, अब ये तकरीबन आप 12 हज़ार कर रहे हैं। तो 36,000 लीटर या पैक ये हमारे वो इन सैंपलों के चक्कर में जाता है। और 6,200 मैंने 2 साल पहले कैलकुलेशन की थी, एक सैंपल चेक करने के ऊपर खर्चा आता है। जो इफ्तिखार साहब ने बात की, राय साहब ने बात की, सर। हमारा सैम्पलिंग पेस्टिसाइड चेक करने के लिए ये 90% सैंपल्स होने चाहिए इंटेलिजेंस बेस के ऊपर। इंटेलिजेंस आप अपनी मजबूत करें। 6,200 रुपये आप पेस्टिसाइड चेक करने पे तो इस्तेमाल करते हैं, इंटेलिजेंस पे ये पैसे आप लगा दें तो एक्चुअल जो कल्प्रिट्स हैं वो हमारी भी सपोर्ट होगी कि आप 2 नंबर लोगों को पकड़ेंगे, हमारा बिजनेस को भी डेफिनेटली जो है प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन इफ्तिखार साहब ने कहा जी सर। कि इंटेलिजेंस बेस्ड जितने भी रेट्स हैं वो प्लांटेड रेट्स हैं। फिर आप जो कह रहे हैं आप कहते हैं उसको 90% तक ले जाएं। इफ्तिखार साहब सर देखिए तजवीज़- इनकी बात दुरुस्त है। ये जो इंडस्ट्री के जो जनरल लोग हैं ना, जो सर। बड़ा कारोबार करते हैं और जो समझते हैं कि वो अपने काम को बेहतर करें और अपना इमेज भी अच्छा, बेहतर वो कह करें, रहे हैं कि आप ये सपोर्ट करते हैं समझते इस हैं बात कि को, राय जो को। इनकी अपनी भी ख्वाहिश है हाँ। कि जो फेक लोग हैं जो आके इनको बदनाम करते हैं और चंद दिनों के लिए आते हैं और सीज़न में कमा के निकल जाते हैं और पूरा साल इंडस्ट्री को लोग पिटते रहते हैं। ज़ाहिर बात है उसमें ये मामनत भी करते होंगे और इनको ज़्यादा पता भी होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इनकी फैक्ट्रियों में काम करते हैं और वो जेल नंबर काम करते हैं बाहर बिल्कुल सही जाके। इनकी फैक्ट्रियों से इनके लेबल ले जाते हैं, इतने ले जाते हैं, वो जाकर बाहर जाली काम करते हैं। सही। इनको भी उन पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए क्योंकि वहाँ से चीज़ें निकलती है ना बाहर, करते और लोग हैं। इनकी ख्वाहिश है कि ऐसे लोग पकड़े जाएं, लेकिन महकमे का जो काम है ना, महकमे का ये काम है उनको जी जेन्युइन तरीके से उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो प्रॉपर जाली काम करते हैं। सही। हालांकि उनको पता होता है कि ये बंदा जाली, उनको पूरे नेटवर्क का पता होता है, पता जो होता फील्ड है। अफसर है बिल्कुल पता होता है। पेस्ट वार्निंग या महकमा ज़राअत तोसी से कुछ नहीं छुपा हुआ। सही। जारी बात है वो हर जगह, हर यूनियन काउंसिल, हर गांव, हर बस्ती उनका नुमाइंदा मौजूद होता है। उनको पता होता है कि कौन सी दवाई कहाँ से आ रही है और कैसे जा रही है। इनका मैं एक मसला बता दूं, वो किसानों का एक बड़ा मसला है, इनको अपने रेट्स पर नज़रसानी आप करनी बात कर चाहिए। रहे हैं पेस्टिसाइड्स के रेट्स, इस पे हम बात रेट्स करते हैं, क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, रेट्स पे भी बात करते हैं, लेकिन हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स की और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर है वो बहुत शिकायत करता रहता है, तो इसी पे बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले भी और अब भी। राही साहब, जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा चीज़ें कि असल मसला सिर्फ आप समझते हैं कि कोई माफिया है, कुछ मखसूस लोग हैं। आप जो 2-3% नमूने लेते हैं और 1992 में भी इतने ही ले रहे थे और अब भी उतने ही नमूने ले रहे हैं, और उनकी जो परसेंटेज है वो 2-3% वाली, उस वक्त भी अनफिट पर इतने ही ही, थे हाँ। और अब भी अनफिट इतने ही। नमूने तो आपने डबल कर दिए हैं लेकिन उनका अनफिट का रेशो नहीं हुआ, वो तो फिर कमोबेश ये वही है। कमोबेश वही है। तो फिर मसला और ये बदएतमादी क्यों है, कैसे ख़त्म हो? देखें, जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि राव साहब ने भी बताया कि यही फार्मर्स थे, यही ज़मीन थी और हमने 1.5 करोड़ तक कमोबेश जो हमने गांठ कपास के लिए एक्सपोर्ट अच्छा। की, ज़र मुबादला कमाया। अगर उस वक़्त का रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो उस वक़्त भी अनफिट की परसेंटेज 2-3 से ज़्यादा नहीं थी, उस वक़्त भी दवाइयाँ यही थी। लेकिन पॉइंट वो जो मैं आपको गुजारिश करना चाह रहा हूँ वो यही है कि सिर्फ कपास के साथ ही ये मसला क्यों है, बाकी जो फसलात हैं उनके साथ ये। जैसे राव साहब ने ये पॉइंट उठाया जी। जी मैं इसको एंडोर्स करता हूँ स्ट्रांगली सही। कि सिर्फ कपास के साथ, और कपास के साथ ये जो मसला पेस्टिसाइड 2 नंबर का वो भी एक मखसूस टाइम के लिए है कि जो ही अगस्त सितंबर हम पहुँचती है हमारी फसल तो हमारी दवाई जो है वो 2 नंबर डिक्लेयर होना शुरू हो जाती है फील्ड में, या र्यूमर्स आनी शुरू होती है। उससे पहले वो जब फार्मर को रिजल्ट नहीं मिलता उसके पास आखिरी सहारा होता है सर कि शायद देखें, सर मैं देखें, अद्वियात इस्तेमाल कर रहा सर हूँ, देखें, मेरा मसला हल हो सर जाएगा, देखें, लेकिन जब उसे उसका मसला हल नहीं होता सर, इस वजह से वो कहना शुरू सर कर देता है। आप ये बिल्कुल 100% बात ठीक है कि फार्मर हमारा इनोसेंट है, उसको तो कोई पता नहीं, ही इज लेमैन। उसने यही कहना है कि मेरी जब वाइट फ्लाई कंट्रोल हुई तो दवाई 2 नंबर है, लेकिन उसको
ये टेक्नोलॉजी किसने देनी है कि भाई ये नहीं, आपने ये दवाई की सिलेक्शन करनी है, इस तरीके से स्प्रे करनी है, और आपने इसके जो क़ुव्वत मुदाफ़त रखने वाली वाइट फ्लाई के अगेंस्ट और इस माहौलियात के हवाले से जो आपने जो इस वैरायटी आपने जो काश्त करनी, सर ये इसके लिए ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट का काम है, इसके लिए बहुत सारे महकमे हैं। जो जहाँ तक बात ये है कि उसका ये कह देना कि दवाई 2 नंबर है, वो अपनी जगह इस सेंस में तो ठीक कहता है कि उसकी वो वाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं हुई, वो उसके अलावा क्या भी कह सकता है, लेकिन वो कंट्रोल क्यों नहीं हुई, वो इसलिए कंट्रोल नहीं हुई कि वो दवाई 2 नंबर थी। असल प्रॉब्लम ये है कि वो दवाई वाइट फ्लाई के अगेंस्ट उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त आ चुकी हुई है, सही, और उसने कंट्रोल नहीं करा। मसलन एक जहर पैरिप्रॉक्सिफिन है, एक जहर असीटामेप्रिड है, इसके अलावा बप्रोफिजन है। राव साहब के जहन में कोई और चीज़ ऐसी होगी जो कि हम 20-25 साल पुरानी हम जो टेक्नोलॉजी है, जो जहर हम यूज़ कर रहे हैं, और रफ्ता अब उसका असर ख़त्म हो गया है। लेकिन अब पिछले 1 आधे साल से एक स्पायरोटेट्रामेट है, फ्लोनिकामिड आई है, उसकी जो मार्टेलिटी रेट है इनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ज़िम्मेदार की पहुँच से बाहर है। यहाँ पर आकर प्राइवेट सेक्टर और इनका जो इन्वॉल्वमेंट है या इनका जो किरदार शुरू होता है कि उसकी जो कीमतों को उस रेंज में लाया जाए कि वो ज़िम्मेदार उसको, और उसको तरगीब दी जाए कि इनसे हटकर आप ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। सही। लेकिन असल में राव साहब जो बात राही साहब बात कर रहे हैं कि आप किस हद तक प्राइवेट सेक्टर उसकी क्वालिटी को, टेक्नोलॉजी को बदल सकता है, ऐसी चीज़ें इंपोर्ट क्या की जा सकती हैं? प्राइवेट सेक्टर कोई मौसर, बहरहाल अगर रेजिस्टेंस आ गई है तो आप क्या कर, आप किस हद तक ऐसी चीज़ों को ला सकते हैं और फार्मर की मदद कर सकते हैं? देखिए रिजवानी साहब, ये बड़े अच्छे 2 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस हुए हैं। एक तो इफ्तिखार साहब ने किया कि प्राइवेट सेक्टर को डेफिनेटली आगे आना चाहिए, और पीसीपीओस के अंदर मेन स्टेक होल्डर है पेस्टिसाइड में ख़ास तौर पे, तो डेफिनेटली हमें काम को अपने को और ज़्यादा बेहतर करना चाहिए इस चीज़ के अंदर। दूसरी बात यह है कि दुनिया के अंदर किसी मुल्क को देख लें सर, जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, क्या गवर्नमेंट की वजह से तरक्की की उन्होंने? तमाम ममालिक ने प्राइवेट सेक्टर की वजह से ही तरक्की की है, जितने भी ममालिक हैं, आप किसी को उठा के देख लें डाटा। सर, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर को वो हर काम के अंदर उसको दबाया जाता है कि ये जो है वो ये काम ना कर सके। सर, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो है दुनिया में जितनी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं सर, उसको पॉइंट आउट किया जाए कि जी ये टेक्नोलॉजी है, ये पेस्टिसाइड की है, ये आप लोगों ने लेके आनी है। अगर वो हम लोग ना लेके आएँ, सर, चाहे हमें जो भी खर्चा उसके ऊपर करना पड़े, फिर तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी जितनी भी है वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए, वो सारी की सारी अवेलेबल हैं। सही। अगर कोई और भी टेक्नोलॉजी है और ये कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ये लेके आए, उसके लिए भी हम पेस्टिसाइड के लिए तैयार हैं। सही। अब मेरी बात सिर्फ फिर वहीं पे आ जाती है, उसको दोबारा मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ ताकि ये आगे डिस्कशंस के अंदर आए। अगर हम नहीं ला सकते तो हम कॉटन सीड जो नया है वो नहीं ला सकते पाकिस्तान के अंदर। आप ये कहते हैं कि सिवाय सीड के अलावा जी कोई हल नहीं है, सीड में कोई सीड improve के करने या तब्दील अलावा करने के लिए? कॉटन का कोई हल हमारे पास ना है ना होगा। ये आज ये लोग मान लें या कल मान लें या परसों मान लें या हमारी नेक्स्ट जनरेशन में मान लें, इनको ये बात एडमिट करनी पड़ेगी सर, कि सीड जो है वो चीज़ है जिससे कि उस फसल ने उगना है। सीड वो चीज़ है जिसके ऊपर पौधे को देख के जो इंसेक्ट पेस्ट है उन्होंने अटैक करना है, उसने बीमारी ने अटैक करना है। अगर हमारी सीड की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव नहीं करती, सीड अच्छा नहीं आता, अगर हमारे जो ब्रीडर्स हैं वो नहीं बना सकते, मुझे पता है नहीं बना सकते वो, हमारे जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं कॉटन सीड हमें कोई नहीं दे सके, जीन पूल इनके पास वो नहीं है जो कि एडवांस कंट्रीज़ के अंदर हैं। सर, तो अगर ये नहीं बना सकते तो कम से कम ये तो कर सकते हैं कि ये कहें कि जी ये आप ये वाली टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ले आएँ, आप ये वाला सीड पाकिस्तान में ले आएँ। तो जब इंपोर्ट की जब इजाज़त मिलेगी तो प्राइवेट सेक्टर उसको डेफिनेटली बढ़ चढ़ के उसके अंदर रोल अदा करेगा, वो नई चीज़ें लेके आएगा। उसमें से इंशाल्लाह मैं तो पूरी उम्मीद करता हूँ कि कॉटन जो है वो रिवाइव कर सकती है, और वो कर सकती है न्यू टेक्नोलॉजी से, वैसे नहीं कर सकती। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं उस पर मैं फिर एक दफ़ा राय साहब आपसे कहूँगा कि जिस वाइट फ्लाई के हवाले से दुनिया में वो कह रहे हैं कि जो चीज़ अवेलेबल है हम वो लेके आते हैं,
आप वाकई समझते हैं कि जो द बेस्ट अवेलेबल जो सलूशन है पेस्टिसाइड्स में वो पाकिस्तान में मैसर है या नहीं, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आप रहनुमाई करेंगे तो वो मंगवा भी सकते हैं, कोई ऐसा है? आप क्या देखिए समझते हैं? इसमें है जो, क्योंकि मेरा शोबा जो है या जो मेरे जो फ़राइज़ मनसबी हैं उसमें मैं टेस्टिंग की हद तक हूँ, तो मैं उस हवाले से आपको ये अपडेट कर सकता हूँ। मैंने अभी नाम लिए थे 2 ज़हरों के, फ्लूनिकामेड और स्पायरोटेट्रामेड के, सर जो इस वक्त राव साहब और इफ्तिखार साहब जी अगर मुझसे एग्री करेंगे तो उनका कंट्रोल बाकियों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। अच्छा, और उसकी वजह यही है ना कि वो लेटेस्ट है, हाँ, वो पाकिस्तान में latest, लेटेस्ट अच्छा, टेक्नोलॉजी है। अच्छा, यहाँ पे 2 बातें सर आती हैं, सर 2 बातें आती हैं प्लीज़। सर, कि जो हमारे पास जो सैंपल्स आते हैं पेस्टिसाइड के, उनमें इनकी कितनी रेशो है, सही दैट इज़ वेरी नॉमिनल, ना होने के बराबर है। इसका मतलब फील्ड में भी इनकी रिफ्लेक्शन कम है, सही है, इसका मतलब फील्ड में भी वो कम है वो चीज़ें। मैसर नहीं है। अच्छा, नंबर 1, इसका मतलब फील्ड में उनकी मिकदार कम है या सेल कम हो रही हैं। वो अब मिकदार क्यों कम है या वो सेल क्यों कम हो रही है, वहाँ पे आ जाता है ज़िम्मेदार की जेब का मसला, कि उसकी वो कैपेसिटी ही नहीं कि उसको ख़रीद सके। सही। तो क्या करता है वो कि वो पुरानी ज़हरों पे फिर आ जाता है, वो बात फिर वही रह जाती है। सर तो इसके लिए जैसे राव साहब ने फरमाया कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि ज़िम्मेदार को अवेयरनेस होनी चाहिए और प्राइसेस इतने कट हों, नीचे होने चाहिए कि ज़िम्मेदार उसको अफोर्ड कर सके। सही। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अवेलेबल है सलूशन, जी लेकिन अफोर्डेबिलिटी का इशू है। जी। इफ्तिखार साहब, आप समझते हैं कि अफोर्डेबिलिटी इशू है? सर देखिए, या मैं फिर जमशेद राव साहब से वापस आऊँगा देखिए, कि राव जमशेद साहब बताएं कि मैं आपको, अगर आप मुझे थोड़ा सा अगर मौका आप दें तो मैं थोड़ी सी Please. वजाहत करना चाहता हूँ। देखें, पाकिस्तान की पेस्टिसाइड इंडस्ट्री 50 से 60 अरब रुपए की है। सर ये बड़ी हैवी अमाउंट है। 50-60 अरब रुपया पेस्टिसाइड की मदद से आप किसानों की जेब से निकालते हैं। सर जब आप इतनी बड़ी रकम उनकी जेब से निकालते हैं तो रियासत की भी जिम्मेदारी है, प्राइवेट सेक्टर की भी जिम्मेदारी है कि उनके लिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं, उनको अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ सर। दें और मुनासिब मुनाफा लें। सर यहाँ पर ना तो कोई मैकेनिज़्म रेट पर है। देखिए, 50-60 रुपए की इंडस्ट्री है, हुकूमत का कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है कि मैं एक दवाई 200 की बेच रहा हूँ, राव साहब वो 500 की बेच रहे हैं और रईस साहब वो 1000 रुपये की बेच रहे हैं, पूछने वाला ही कोई नहीं है। भाई मैं अगर कम बेच रहा हूँ तो क्यों बेच रहा हूँ, ये ज़्यादा बेच रहे हैं तो क्यों बेच रहे हैं। मकसद है कोई इस तरह की गवर्नमेंट कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाए, जितनी कास्ट आती है क्वालिटी के साथ उसकी कास्ट पर भी तवज्जो दें, फिर इनका प्रॉफिट जितना इनके एक्सपेंसेस हैं वो निकालें, फिर इनको प्रॉफिट दें ताकि किसान को वो मुनासिब कीमत में दस्तयाब हो। फिर नई टेक्नोलॉजी लाना गवर्नमेंट सजेस्ट करे, इनको परमिशन दे, और प्राइवेट सेक्टर तो ऑलरेडी खर्चा करने के लिए तैयार बैठा हुआ है क्योंकि उनका बिजनेस है, इसी इंडस्ट्री से उन्होंने कमाना है। फिर सर जमशेद साहब, सबसे अहम जो बात है, अकेला किसान इनको बुरा नहीं कह रहा, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री को अकेला किसान नहीं कह रहा कि जाली दवाई है। अभी आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात कर लें, एग्रीकल्चर रिलेटेड किसी बंदे से बात कर लें, सरकारी बंदे से, वो भी यही बात करता हमने है। तो प्रोग्राम के शुरू में इफ्तिखार ठीक साहब है। यही कहा कि एक तासुर, एक आम सर मैं वही तासुर बात कर रहा है हूँ, जिसकी वजाहत राव ये- साहब ने की भी सही। सर देखिए, मैं वही कहता हूँ, इनका अब मौक़िफ़ अपनी जगह दुरुस्त है। अब गवर्नमेंट का काम है कि प्रॉपर कोई इसका मैकेनिज़्म बनाए, बैठे इनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करें कि यार ये करना कैसे है। और दूसरी मैं अहम बात करूं, जो इन्होंने बात की है ना दोनों मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने, कि बिल्कुल दुरुस्त बात है सर कि तमाम फसलों की पैदावार में इजाफा हुआ है, सिवाय तमाम कॉटन। फसलों की ऊपर पेस्टिसाइड इस्तेमाल होता है। हाँ जो कॉटन पे होता है वो दूसरी फसलों पर भी होता है। सही। इसका मकसद यह है कि क्वालिटी पर कोई इतना मसला नहीं है, अगर वो है भी सही तो वो इतना है कि काबिल कंट्रोल है, आप उसको कर सकते हैं। तो इसका सबसे मतलब- बड़ा मसला जो है ना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो मईशत है वो सिर्फ कपास पर है, बाकी जो आप उगाते हैं वो खा जाते हैं। इस पर आपकी मईशत उठ सकती है। कोई भी हुकूमत इस तरफ तवज्जो देने के बजाय इसको बर्बाद कर रही है। जब तक कपास की तरफ तवज्जो ना दी गई, टेक्नोलॉजी ना लाई गई, सीड हो या पेस्टिसाइड हो या उसके लवाजमात सारे। आज हमारा क्योंकि फोकस पेस्टिसाइड है, तो इसी पे वापस आपने आखिरी बात की। मैं राव साहब से आखिरी कमेंट ये चाहूँगा कि जैसे ऑप्शन दिया, सलूशन दिया, उनका जी हाँ अवेलेबल है, प्रेजेंस बहुत कम है मार्केट में, उसकी क्या वजह है? मंगवाई कम हो जाती है या अफोर्डेबिलिटी नहीं है, या वो क्या वजह है? जो दो केमिकल सॉल्यूशंस इन्होंने दिए हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि हाँ उनके रिज़ल्ट्स बेहतर आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ फील्ड में उसका इस्तेमाल बहुत कम है, इसकी क्या वजह है? देखें सर, ये बड़ी ओपन सी चीज़ है। आपने वैसे एक मिसाल देने लगा हूँ कि आग कहीं लग जाती है
वहाँ पे पानी भी अवेलेबल होता है उसके ऊपर डालने के लिए, ये चीज़ें तो फिर भी जल जाती हैं। सर तो कॉटन की सेम सूरत हाल है सर कि हमारे पास अच्छे मालिक्यूल्स अवेलेबल भी होते हैं, लेकिन जब आग लग जाती है वाइट फ्लाई की तो फिर पेस्टिसाइड कम ही वहाँ पे काम करती हैं, ठीक है ना, वो फिर काम नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि अनलकीली पाकिस्तान किसी भी मालिक्यूल का मैन्युफैक्चरर नहीं है। सही। पाकिस्तान के अंदर तमाम पेस्टिसाइड्स जो हैं वो सारी की सारी इंपोर्ट होती हैं। सही। और जिस भी कंट्री ने कोई नया मालिक्यूल निकाला होता है, उसके ऊपर रिसर्च की होती है, सारा कुछ किया होता है, तो वो डेफिनेटली जिस रेट के ऊपर वो आएगा, जो उसकी परचेज पावर होगी, वो ख़रीदेगा, दूसरा तो नहीं ख़रीद सकेगा उसको। हमारे पास जो है वो जो रेट बनाना होता है वो रेट हमारे हाथ के अंदर नहीं होता, वो उस प्रोडक्ट की इंपोर्ट की प्राइस के ऊपर होता है कि उसको कैसे आगे वो सेल करेगा। तो ये आप समझते हैं कि वो ज़्यादा महंगा है? देखिए गवर्नमेंट ने इस साल मैं समझता हूँ बड़ा एक स्टेप लिया है, बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर। इसमें फ़खर इमाम साहब भी और अंजुम भुट्टर साहब ख़ास तौर पे बड़ा इसके ऊपर काम करते हैं। मैं जाता रहा मीटिंग्स के अंदर भी कि उन्होंने फ़ी एकड़ के हिसाब से 300 रुपये सब्सिडी जो है वो दी है। वो बस ये हुआ है कि वो लेट आई है, उसकी वजह से फार्मर को पूरा बेनिफिट नहीं पहुंच सका। तो वो सब्सिडी तो गवर्नमेंट ने दी है कि चलो ये अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें, वाइट फ्लाई के लिए ज़्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। उसके अलावा सर अभी सेक्रेटरी साहब ने पिछले दिनों में बुलाया, मुझे कहने लगे कि जी ये वाइट फ्लाई के जो प्रोडक्ट्स हैं अब आखिर में कपास तबाह हो रही है कि चलो आखिर में बच जाए, तो आप क्या कर सकते हैं। तो हमने सब ने आपस में मशवरा करके PCPA की मेंबर कंपनीज जितनी भी हैं, वो सेक्रेटरी साकिब अली अतील साहब की उस मीटिंग के बाद हमने कहा जी हम तमाम कंपनीज 10% रेट जो है वाइट फ्लाई के ये प्रोडक्ट्स जो मालिक्यूल शामिल हैं, उसमें फ्लोनिकामेड भी है, स्पायरोटेट्रामेड भी है, अच्छा हाँ, उसमें पायरिप्रॉक्सीफिन भी है, डायफेंथुरान भी है। हमने कहा कि इनका कंट्रोल पे इस पे 10% हमने ओवरऑल रेट उसका लेस कर दिया। तो वो किस लिए है कि अगर फार्मर जिंदा होगा तो हम जिंदा हैं सर। अगर फार्मर के पास फार्मर को बेनिफिट नहीं पहुंचता तो हमारी दवाई कैसे लेने आ जाएगा। तो फार्मर को बेनिफिट पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट भी मैं समझता हूँ कि सब्सिडी के हिसाब से, और फिर हमने 10% जो रेट लेस किए हैं अभी, आगे सारे लोग सिंसियर हैं। सही। लेकिन देखना ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये इफेक्टिव साबित होती हैं या नहीं होती। फिर मैं वही जाता हूँ कि हमें इसके ऊपर लाजमी तौर पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए, इस पर वर्किंग करनी चाहिए, और हमें जो रूट काजेज़ हैं उनको देख के ज़िम्मेदार को बेनिफिट जो है पहुँचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया रोशाही साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इफ्तिखारुल हसन साहब आपका शुक्रिया। इशफाक राय साहब आप हमारे प्रोग्राम में पहली दफ़ा आए और बात हुई पेस्टिसाइड्स की। और असल इशू नाज़रीन यही है कि एक अफोर्डेबिलिटी हो अच्छी पेस्टिसाइड की, और फिर उसके रेट। और पहली दफ़ा ये हुआ कि आखिरी दिनों में जबकि सफ़ेद मक्खी का हमला अपने अरूज पर है इस फसल में, तो उसमें 10% कीमतों में भी कमी करने का मकसद जो पिसा हुआ काश्तकार है इससे मुतासिर है, उसकी किसी हद तक मदद हो सके। लेकिन अहम बात यह है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बहरहाल ज़रूरत है, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हों या सीड हो। कॉटन बचेगी उस वक्त जब तमाम स्टेक होल्डर्स इसमें मुतमईन होंगे और अपना किरदार अदा करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।